इस्लामी ब्लॉक को अभी एक तो समझ आई है कि आप अपने डिफेंस को आउटसोर्स नहीं कर सकते कि हम अपना सब कुछ करेंगे जी तो हमारी दिफा फलानी करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर अमेरिकन की बेसिस वहाँ हैं तो वो बेसिस आपको इजराइल से बचाने के लिए तो नहीं है ना। अमेरिका ने अटैक किया, नाकामी हुई बिकॉज उनकी इंटेलिजेंस फॉल्टी थी और उन्होंने ये समझा कि ये ऑब्जेक्टिव अटेनेबल है, हम जाएंगे और शॉक एंड ऑ जाके धमाके लगाएंगे तो ये बैठ जाएंगे। उसमें ये कहा गया था कि 10 साल तक आप कैप कर दें, आप आगे एनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप करेंगे और उसके बाद आप फिर जो मर्जी करना चाहे करेंगे। और आपके ऊपर सैंक्शंस भी उन्होंने स्लो कर दी। लेकिन ये 2018 में आके ट्रंप ने उसको उड़ा के रख दिया। जंग जारी नहीं रह सकती, दुनिया भूख में मर रही है। अमेरिका के अंदर भी तेल $4 का गैलन हो गया है जो कि 2 का था और अभी भी प्राइसेस कल 82 तक $82 पर बैरल थी तो आज 95 पे हो गई हैं, बिल्कुल एक झटका लगने से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी। एक्सक्लूसिव टॉक लेके आपके लिए आया हूं। पूरी दुनिया की नजरें इस बार इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर हैं जो सेकंड फेज होने को जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ जो हमारा डोमेस्टिक मीडिया है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है और आमद का इंतज़ार है अमरीकी वफ्द का भी। और यहाँ हालिया जो विजिट हुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो विजिट हुआ है सऊदी अरेबिया का और उसके बाद कतर का, हमें यही लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो गोल हम अचीव कर लेंगे जिसकी सालसी का आगाज़ हमारे मुल्क से हुआ। और हमारे साथ यहाँ पर दिफाई तजियाकार मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, उनकी गहरी नज़र है ना सिर्फ डिफेंस के ऊपर बल्कि स्टॉक के ऊपर भी। उन्हीं से ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि इतना सक्सेसफुल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का विजिट और वो भी वार जोन में, आई थिंक पहले जर्नल होंगे किसी भी फौज के कि किसी दूसरे मुल्क में वो जाएं और इतने कॉन्फिडेंट के साथ। उसके बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉजिटिव न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग पूरी दुनिया में एक उनको हिला के रख दिया कि वाकई इस्लामाबाद टॉक्स दोबारा होने जा रही हैं। तो बताइएगा वो फेस, और अब इसमें कुछ बैरियर नज़र आता है क्योंकि ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो अनाउंस कर रहा है कि मे भी शायद उनके कुछ कंसर्न ने अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन पॉलिसीज़। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो मिडल ईस्ट में जंग शुरू हुई है ना, इसके शोलों को बुझाने के लिए बहुत सा रोल पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का है, लेकिन पिवटल जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए ग्रेट ऑनर है। चूँकि आर्मी की चीफ्स को इतना इन्वॉल्व डिप्लोमेटिक टॉक्स में नहीं करते, तो वो उसकी वजह ये थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहले इंडिया को मज़ा चखाया बिकॉज़ हम एग्रेसर नहीं थे, इंडिया एग्रेसर था और उनका एक इमेज बढ़ा। और ये इमेज आसिम मुनीर साहब को तो बढ़ा, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे, लेकिन उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान का बढ़ा है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अभी ये बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, कोशिश यही है और इंशाअल्लाह हम इसका कोई मुआहदे में पाकिस्तान कामयाब होगा। लेकिन अभी जो रुकावट है ना, अच्छा, पहले जो मैंने कहा कि वार जोन का विजिट करना एक फील्ड मार्शल का ईरान के मुल्क का, क्योंकि ज़ाहिर इसराइल तो मकार दुश्मन तो है वो इस्लामी सल्तनत का, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट आप, क्योंकि ख़ुद भी लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंट कि वो उस मुल्क में गए सफारतकारी के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा, फिर बैरियर्स पर आते हैं। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज जो है दुनिया की मानी फ़ौज है और इसके कमांडर्स और लीडर्स जो हैं उनका एक स्टेटस और स्टेचर है। मैंने सऊदी अरेबिया में 2 साल उनकी लैंड फोर्सेस में कमांड की है और फिर जब मैं सेनेट में था तो ईरान पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का मैं चेयरमैन था, तो इनका मेरा इंटरेक्शन रहा है। ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक अल्लाह ताला ने एवेन्यू, एक ओपनिंग दी है, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है और उन्होंने जाके उनको कन्विंस किया। और कन्विंस इसलिए हुए हैं दोनों साइडें कि सीज़ फायर दोनों मुल्कों की ज़रूरत है। ये मतलब है कि अमेरिकन्स जान छुड़ा रहे हैं क्योंकि ये अनलॉफुल वार थी, एक गैर आइनी गैर कानूनी
बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ उन्होंने अटैक किया, इसराइल से मिलकर जारहियत की ईरान पे ऊपर। ईरान का बहुत नुकसान हुआ और ईरान नहीं चाहता कि उस नुकसान को कंटिन्यू किया जाए और किसी तरीके से कोई ऐसी बात हो जो ऑनरेबल एक हमारा मुआहदा हो जाए। तो दैट इज़ वाई अभी आपने पूछा है कि क्यों अभी बैरियर कहाँ पर आए, क्योंकि दोनों साइड से हमें पॉजिटिव आए। इवन के यहाँ पर जो तैयारी लग रही थी कि अमेरिकन सदर जो है पाकिस्तान विजिट करने को बस बेताब हो रहे हैं, किसी टाइम भी वो पहुंच सकते हैं, जो सिक्योरिटीज हमने देखी। और दरमियान में फिर स्टेट चैनल ईरान का आया। क्या वो नाकाबंदी थी जो समुद्र की गई अमेरिका की तरफ से? देखें, इसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, अमेरिका ही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन सदर की कोई बात भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं। सुबह और है तो शाम को कुछ और है। उनका शाबाश ईरान, आपने खोल दिया वो, और साथ कहा कि मैंने आपकी नाकाबंदी की है। तो आप देखें कि ईरान वाले कहते हैं कि हमारी जगह है, हमारी हरमुज़ है, हमारा एक टेरिटोरियल वाटर है। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें से पूरी दुनिया के जहाज़ गुजरेंगे, ईरान का नहीं गुजरेगा। आपकी नाकाबंदी है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम नहीं आते, ये उन्होंने कहा। तो मेरे ख्याल में लेकिन जो मीडिएटर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और फील्ड मार्शल भी, इंशाल्लाह इस गांठ को भी खोलेंगे। एक सुपर पावर वर्ल्ड का, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे, और जब हम बात करते हैं उसकी अफवाज की, 1 ट्रिलियन के बजट से चलने वाला मुल्क, ईरान ने उसका मुकाबला कैसे किया है? क्या इस्लामी या मुसलमान का वो जज्बा, या उनके पास भी टेक्नोलॉजी या पस पंजर की और ममालिक की हेल्प भी हासिल? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट ये है कि आपने बड़ा ठीक बताया कि उनका जो डिफेंस बजट है ना अमेरिका का, वो तकरीबन अभी 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, और ईरान का जो है वो 31 बिलियन डॉलर है। कितना बॉस, टॉप के 6 मुल्कों के डिफेंस बजट इकट्ठे करें तो वो भी कम रहते हैं अमेरिका के बजट से। तो अमेरिका ने अटैक किया, नाकामी हुई, बिकॉज़ उनकी इंटेलिजेंस फॉल्टी थी और उन्होंने ये समझा कि ये ऑब्जेक्टिव अटेनेबल है, हम जाएंगे और शॉक एंड जाके धमाके लगाएंगे तो ये बैठ जाएंगे, ऊपर से लीडरशिप को काट देंगे। तो ये दे डिड नॉट रियलाइज। जब वो नहीं हुआ तो फिर वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू की कि इनके ब्रिजेस उड़ाओ, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़, हर चीज़ को, इनकी फार्मास्यूटिकल सेटअप, वो भी फिर नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि ईरान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पर्सनालिटीज़ में नहीं है, वो उनके सिस्टम में है, वो उनके नज़रिए में है, वो उनकी आइडियालॉजी के अंदर है, और वो उनका डिसेंट्रलाइज्ड एक अरेंजमेंट है। उनके कुछ 36 ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड एरियाज़ हैं जहाँ वो लोग, उनकी गॉड्स हैं, उनकी ये अभी भी और इंटैक्ट है, फ़ौज भी, गॉड्स भी, उनके टैंक्स भी, उनकी गनें भी, उनके एंटी टैंक वेपन भी, अल्लाह के करम से। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ईरानी कौम पढ़ी लिखी कौम है। इसके जो यूथ है वो 98.8% लिटरेसी रेट है। और आप ये सोचें कि उनके जो इंजीनियर्स हैं टोटल, वो उनके अंदर हर साल तकरीबन 2,30,000 इंजीनियर्स वो निकालते हैं, और इनमें से 10,000 मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। और आप हैरान होंगे कि इन इंजीनियर्स के अंदर 70% ख़वातीन इंजीनियर्स हैं। यानी पूरी कौम की सपोर्ट उसके साथ है, पूरी कौम की, और पढ़ी लिखी कौम है। आप आज उनके मिसाइल साइट उड़ा दें, दिमाग तो उधर है, पढ़ा लिखा बंदा है, कन्विक्शन है, तेल के ज़ख़ीरे हैं, तो वो फिर खड़े होकर फिर बना लेंगे। तो इसलिए उनकी रिजिलियंस जो है ईरान की, उसने अमेरिका को ही नहीं परेशान किया, हैरान किया, पूरी दुनिया को हैरान करके रखा। जहाँ पर अमेरिका सफारती लिहाज से तनाई का शिकार है इस वार में, वहाँ पर देखते हैं कि एक हमारा एनिमी इंडिया, जो इसराइल के तो बहुत करीब है, लेकिन उसका कहीं रोल नज़र नहीं आ रहा। उसकी जो खामोशी है वो क्या जाहिर करना चाह रही है? क्योंकि कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि मैं भी शायद आगे चल के दोबारा इसराइल और इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ करने का भी प्लान सोच रहे होंगे। देखें ना, ये जो इंडिया इसराइल एक्सेस है ना, ये एक्सेस ऑफ ऑपरेशन इसको कहते हैं। उधर वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, इधर ये अखंड भारत की बात करता है। ये इधर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं और माइनॉरिटीज़ पे, क्रिश्चियन पे कर रहे हैं, उधर वो पैलेस्टीनियन पे जुल्म कर रहे हैं। और ये जाके मोदी ने जो बेवक्त जाके जफ़ा लगाया ना जंग से पहले नेतन्याहू को, उससे इनकी अंदर, इंडिया के अंदर मुखालफत हुई कि आप गलत कर रहे हैं। देखो, इंडिया की पॉलिसी थी कि हम नॉन अलाइंड हैं और हम ये नहीं करते, हम किसी से नहीं करते। अल्टीमेटली अभी आप ये देखें कि, और दूसरा ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी मीडिएशन से कोई मसला हल नहीं होता। कश्मीर का मसला हम आपस में करेंगे, थर्ड पार्टी नहीं करेंगे।
अब उनको पता है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन से थर्ड वर्ल्ड वार को रोका जा रहा है। तो कल तक ये जब अल्लाह ताला करे ये हो जाएगा तो हम उधर जाएंगे ना कि जी अभी एक मीडिएशन का सिस्टम निकालें और बताएं इनको कि ये लोगों को, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दें। तो इंडिया परेशान है। पहले हजीमत लास्ट ईयर हुई हमारे साथ जंग करके। अरब अमारात का झुकाव देखा गया है कि अच्छा खासा वो इसराइल की तरफ था, लेकिन दरमियान में सफारती राब्ते भी बहाल हुए हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। आगे चल के क्या नज़र आ रहा है कि अगर ईरान का डेलीगेशन आ जाएगा, जिसका चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आएंगे, तो कहाँ देख रहे हैं इस हमारे सारे इस्लामी जो ब्लॉक है इसको? देखिए, इस्लामी ब्लॉक को अभी एक तो समझ आई है कि आप अपने डिफेंस को आउटसोर्स नहीं कर सकते कि हम अपना सब कुछ करेंगे जी तो हमारी दिफा फलानी करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर अमेरिकन की बेसिस वहाँ हैं तो वो बेसिस आपको इजराइल से बचाने के लिए तो नहीं है ना। बिल्कुल वो तो उनकी मौजूदगी में कतर पे हमला हुआ है। और नंबर 2 ये है कि आपको ईरान से भी बचाने के लिए नहीं, ये नाकाम हो गए हैं, ये इनके ऊपर हमले करते रहे। तो इसलिए अभी मुस्लिम रियासतों को ये देखना होगा कि ये जो हमारा नफर है ना, जो फिरका वारियत से ऊपर उठ के आपस में मिल के मुस्लिम ब्लॉक एक मजबूत बनाएं, जिसमें ईरान भी हो, सऊदी अरेबिया भी हो, और पाकिस्तान पूरी एफर्ट करेगा कि इनको इकट्ठा जोड़े। अच्छा सर, दूसरा एक और क्वेश्चन है कि JCPOA के बहाली ना होने से इस खित्ते पर असरात क्या मरतब होंगे? देखिए, जब 2015 में प्रेसिडेंट ओबामा ने जॉइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया था, इनका प्लान ऑफ एक्शन, तो उसमें ये कहा गया था कि 10 साल तक आप कैप कर दें, आप आगे एनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप करेंगे, और उसके बाद आप फिर जो मर्जी करना चाहे करेंगे। और आपके ऊपर सैंक्शंस भी उन्होंने स्लो कर दी। लेकिन ये 2018 में आके ट्रंप ने उसको उड़ा के रख दिया और फिर वो सारी आप मुआहदा को तोड़ दिया। अगर वो चलता रहता अभी तक तो सिचुएशन और मुख्तलिफ होती। और अभी ये जो कह रहे हैं ना, तो अभी भी ईरान यहाँ तक तो मानने को तैयार है कि हम बम नहीं बनाते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप जो पूरी दुनिया को हक हासिल है ये यूज़फुल अपनी पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी का, वो तो हमें दें। 3.67% तो हम करेंगे। अगर ये कहते हैं वो भी नहीं देते तो कहते हो कि हम नहीं बात करते, आप आएँ गोले बरसाएं, जो मर्जी इधर से निकाल के। एज ए डिफेंस एनालिस्ट आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये इस्लामाबाद टॉक स्टार्ट होती है, मेन कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर ईरान अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब होगा? देखिए ना, ईरान अमेरिका को कन्विंस तो अगर एक्चुअली अमेरिका की कोर्ट में है बात। आप जब ये कहते हैं कि हम आपका ब्लॉकेट करेंगे, हम आपको न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, हम वो भी नहीं करने देंगे, अभी हम आपके ऊपर हमला करेंगे UNO की इजाज़त के बगैर, पहले भी किया फिर भी किया, हम टॉक्स के दौरान करेंगे, तो ये सारी बुराइयां तो अमेरिका ने की हैं ना, ईरान ने तो नहीं की। तो इसलिए मेरे ख्याल है अमेरिका को चाहिए कि एक बड़ा मुल्क है, ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन के अंदर। शहंशाह ईरान के टाइम में ये जो ईरान था वो इस एरिया की रीजनल बेस थी। आप इनके साथ अमेरिका अच्छे ताल्लुकात करके, इनका तेल है, इनका गैस है, इनके इंजीनियर्स हैं, किसी मदद के बगैर इन्होंने आपको नाको चने चबा दिए हैं, तो इसके साथ आप अच्छा ताल्लुक रखें, तब आपकी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो मिडिल ईस्ट से फिर अमेरिका फारग हो जाए। ये टॉक्स कामयाब अगर हो गए हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी विजिट होगा और ईरान के प्रेसिडेंट का भी, आई थिंक ऐसा ही है, और शायद में भी तुर्की के भी प्रेसिडेंट यहाँ पर तशरीफ लाएं। उसके बाद हमारे लिए नई राहें कौन सी ओपन होंगी जब हम बात करते हैं एनर्जी की और गैस की? एक शायद आपको याद हो कि 2008 में जब आसिफ अली जरदारी साहब का पहला टेन्योर था तो एक पाइपलाइन भी बिछाई गई थी ऑयल की, लेकिन वही ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल पाबंदियों का हम शिकार हुए। तो फ्यूचर क्या लग रहा है एनर्जी का? ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चीज़ कामयाब होती है, जिसका मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि जंग जारी नहीं रह सकती, दुनिया भूख में मर रही है। अमेरिका के अंदर भी तेल $4 का गैलन हो गया है, जो कि 2 का था, और अभी भी प्राइसेस कल 82 तक $82 पर बैरल थी, तो आज 95 पे हो गई हैं, बिल्कुल एक झटका लगने से। तो दुनिया कहत का शिकार हो जाएगी। तो ये जंग तो बंद होनी ही होनी है, नंबर 1। अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इसको अवर्ट करने में, तो पाकिस्तान का पहला आप गैस पाइपलाइन ईरान, पाकिस्तान, इंडिया थी, इंडिया निकल गया, वो हमारे बॉर्डर तक बिछी हुई है, उसको हम चला सकते हैं। नंबर 2, कश्मीर के इस इशू को हम आगे लेके आ सकते हैं। नंबर 3, हमारी ट्रेड ईरान के साथ और ज़्यादा, चूँकि वस्ती एशियाई रियासतों, वस्ती एशियाई रियासतों,
नंबर 4, हम पैलेस्टीनियन के हकूक़ के लिए जो कायद-ए-आज़म हमें बता के गए हैं कि उनके हकूक़ के लिए लड़ना है, वो हम अपने तौर पे लड़ लें तो पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। ये जो टेररिज्म की लानत है अफ़गानिस्तान से, इसके ऊपर वर्ल्ड की हम मदद लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अफ़गान हमारे भाई मुल्क है, हम इनके साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन यहाँ से ये टेररिज्म की लानत ख़त्म हो। और इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों को उनका राइट जो है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये दिया जाए। हम मगरबी ममालिक के साथ हेल्थ में, एजुकेशन में हमारी जो और ज़्यादा राहें खुलेंगी। आप देखें कि GSP+ यूरोपियन यूनियन ने दिए हुए हैं, हमारी ट्रेड के और मौके खुलेंगे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे इमर्ज होकर आएगा, एक पीस लविंग कंट्री है। हमें FATF में डाला हुआ था, हमें कहते थे ये टेररिस्ट हैं, ये तो ये करने, ये टूटने वाली है, ये फ़ौज इनकी रोग है। दुनिया ने कहा कि इस जैसी फ़ौज ही कोई नहीं है और इस जैसा लीडर ही नहीं है, जनरल आसिम मुनीर जैसा। और ये क्वेश्चन आपने किया, दुनिया ने कहा, और जो अमेरिकन सदर हैं इस वक्त सुपर पावर के, वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका लफ्ज़ होता है फील्ड मार्शल इज़ द ग्रेट मैन, इज़ द ग्रेट मैन। उनका बार बार पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं और फील्ड मार्शल की तारीफ़, चाइना और रशिया का रोल कैसा देखते हैं, और ख़ास करके क्या अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि इस खिते में उसी का ही रोल है कि जैसे फॉर एग्जांपल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और अगर पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप आए तो उनके साथ तुर्क सदर, सऊदी अरब KP में भी डेलीगेशंस हो, और क्या प्रूफ मसलन चाइना और रशिया को वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए बात ये है, चाइना और रशिया बड़ी अक्लमंदी से आगे चल रहे हैं। चाइना पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। चाइना का हाथ पाकिस्तान की कमर के ऊपर भी है कि नो प्रॉब्लम, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे, उनके साथ बातें, वो जंगें नहीं चाहते। वो तो हमें कहते हैं कि इंडिया के साथ भी आपका रफरोचमा हम अब कोशिश करते हैं, करा देते हैं। इसलिए अगर हम ये जो हमारी गुड विल है डिप्लोमेटिक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, ये हमारा एक डिप्लोमेटिक कैपिटल है, और इस कैपिटल को यूज़ करते हुए हमने एक बैलेंस रखा हुआ है। रशिया के साथ भी जो आइस है पिघली है, चाइना तो हमारा क्लोज टू आवर हार्ट, CPEC को हम आगे लेके जाएंगे, वन बेल्ट वन रोड की फ्लरिश करेगा। और अभी इस जंगी हालात में चाइना और रशिया का जो मकाम है ऊपर आया है, अमेरिका तिन्हा हो गया है, मुल्क के अंदर भी सब नहीं लगे, और NATO भी छोड़ के चला गया, यूरोप भी पीछे हो गया। तो इसलिए आई थिंक ये विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए होगी। हमें इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ज़रूर उठाना है, क्योंकि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये बहुत लिमिटलेस भी नहीं होगी, लिमिटलेस भी नहीं होगी। अरमुज़ के ऊपर आते हैं, क्या अरमुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल बहाल रहेगा या उसके लिए अलग कोई फोर्स कायम की जाएगी? देखिए, ईरान का कंट्रोल जोग्राफिकली हरमुज़ के ऊपर, स्टेट ऑफ हरमुज़ के ऊपर है। आपके जो मर्जी कहते रहें, वो इधर पहाड़ियाँ हैं सारी, इधर स्टेट है, और 1000 किलोमीटर ये लंबी है, 50 से 90 फुट की गहरी है, और इसका 33 किलोमीटर का वो स्टेट ऑफ हरमुज़ है। वहाँ उसके ऊपर ये बैठे हैं, नीचे टनल्स हैं जो पता नहीं 10-10, 15-15, 50-50 किलोमीटर लंबी है। उधर से एक वो फायर कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा। आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि तकरीबन ये जो मुज़ाकरात हैं ये सक्सेसफुल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। देखिए, वी आर होपफुल कि ये ज़रूर इंशाल्लाह होंगे। जो इरिटेंट्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे, क्योंकि बोथ ईरान और अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो मेरे ख्याल है हमारी लीडरशिप उनको कन्विंस कर लेगी कि बैठ के जो बात हल हो सकती है वो मैदान जंग में नहीं हो सकती। और उसके बाद पाकिस्तान फ्लाई टू राइज, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लाई टू राइज लाइक ए रॉकेट। और ये उसने कहा था हिलरी क्लिंटन ने कि इस मुल्क को थोड़ा सा मौका दे दें, ये रॉकेट की तरह से जाए।